नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी. This is Pratidin Current Affairs News discussion of 23rd of March, and we are discussing it from the perspective of UPSC as well as UPSC. So let's very start the first news, which is very important article given in the Tribune. This article talks about the United Nations. United Nations को एक तंज कसा गया that yes, United Nations is nothing but toothless टाइगर. नाउ टूथलेस टाइगर, इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है यूनाइटेड नेशंस की? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस बना किस लिए है. यूनाइटेड नेशंस तो इसीलिए बना है ना दैट दुनिया के हर एक नेशंस को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो क्या मेक श्योर करेगा दैट दुनिया में शांति प्रिवेल करे, दुनिया कंटिन्यूसली ग्रोथ के ट्रेजेक्टरी में बढ़ता रहे, और कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आए दुनिया में उनको ये रिजॉल्व कर सके. बट अभी का सिनारियो क्या है प्रेजेंट का? जिसको मन कर रहा है ट्रंप वहीं पे उस कन में घुस जा रहा है, वहीं पे मार दे रहा है, वहीं पर झगड़ा स्टार्ट कर दे रहा है. व्हाट इज दिस? So that is why this has been termed as a toothless tiger. मतलब है तो टाइगर है ना, बोलने के लिए तो टाइगर है दैट हाँ पूरा दुनिया को रेगुलेट करता है, बट कुछ है ही नहीं, उसका दांत ही नहीं है ना. मतलब उनके कुछ जो जुरिडिक्शन जो पावर होता है वो पावर ही नहीं है ना. तो इतना पावरफुल स्टैचर रखने का फायदा क्या है? इस पूरे आर्टिकल को आप जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं ना. दुनिया में फोकस किया गया, देखो अलग अलग पार्ट ऑफ दुनिया में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है. जैसे अफ्रीका तो वन ऑफ द बर्निंग पॉट है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स भी एक्टिवेट है, बोको हराम जैसे ग्रुप्स भी है, और अलग अलग एरियाज जैसे माली, नाइजर, बुर्किना फासो, चाड और व्हाट नॉट. डिफरेंट रीजन्स आर वेरी अनस्टेबल. सूडान में हम लोग देख रहे हैं सिविल वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा, है ना. मतलब क्या ओवरऑल इशू क्या है? ओवरऑल इशू यही ना है दैट दुनिया मतलब इस रीजन में ओवरऑल वीक गवर्नेंस के कारण बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी फैली हुई है. सिर्फ वही क्यों, एशिया ले लो, हमारा सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुआ है. क्या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे नहीं है क्या? बिल्कुल है. वहां से जो रेफ्यूजीज है इंडिया बांग्लादेश में नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है. डिफरेंट अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, थाईलैंड कंबोडिया के बीच में. आप बताइए यूनाइटेड नेशंस का यहां पे रोल था तो क्या था? अगर हम लोग बात करें वेस्ट एशिया में भी अभी चल ही रहा है भाई, ईरान इजराइल यूनाइटेड नेशंस के बीच में. ये तो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब ईरान ने कुछ भी किसी को पोक नहीं किया, राइट, और इजराइल और यूएस ने जानबूझ के अटैक किया. ये पूरा दुनिया बोल रही है इसको, है ना. तो वही बोला जा रहा है दैट ये सब भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना. क्या कर रही है यूनाइटेड नेशंस? गाजा में क्राइसिस चल रहा है, इतना हमास मिलिटेंट्स अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल भी अटैक कर रहा है. और ओवरऑल पता है वेस्ट एशिया में ही एक डेटा है, यू विल बी शॉक्ड टू सी दिस डेटा. 70,000 से ज्यादा डेथ हो गई है, 1,68,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड है, और मेजर विक्टिम्स कौन है? वुमेन्स एंड चाइल्ड. कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑफ द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब चीजें देखा जाएगा. अरे क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, राइट. कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना होता है. बात करेंगे यूरोप का. यस, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है. और ये क्यों चला? देखो अब रशिया क्या पागल है क्या? नहीं करता ना. इसीलिए रशिया ने किया क्योंकि उनको प्रोवोक किया गया, उनको बोला गया था देखो हम लोग यूक्रेन को भी नाटो में ला देंगे, है ना. अभी देखो अभी क्या है, यूक्रेन बफर स्टेट है ना. बफर स्टेट होना एक अच्छा चीज होता है, राइट, दैट दूसरा वाला मुझे डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर सकता ना, राइट. तो यही चीज बोला गया दैट यस दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन दिस वेरी केस, राइट. नाउ सवाल ये भी होता है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है? देखो यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था दैट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. बट आज का रियलिटी क्या है? आज का रियलिटी यही है दैट यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं फेल हो चुका है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, फेल हो चुका है टू स्टॉप वॉर्स, एंड पावरफुल नेशंस को अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकता. आप बताइए ना, इतना पावर है यूनाइटेड नेशंस का दैट यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ भी बोल दे, है ना. अब बोलना तो पड़ेगा, दैट इज व्हाट द मेन थिंग इज ना. ये आर्टिकल में तो वही इनडायरेक्टली बोला गया इसको दैट यूनाइटेड नेशंस इज नथिंग बट अ टूथलेस टाइगर. ना सवाल यह भी होता है दैट यूनाइटेड नेशंस इनइफेक्टिव क्यों बना? क्योंकि इसका इन्फोर्समेंट पावर बहुत कम है. क्योंकि ये जो है ना अपने डिसीजंस तो ले लेती है बट इन्फोर्स नहीं करा सकती है. ये पावरफुल कंट्रीज को पनिश नहीं कर सकती है ना. जो लेस पावरफुल कंट्रीज हैं उनको उनमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है, बट पावरफुल कंट्रीज के ऊपर नहीं, राइट.
मतलब ये कहीं ना कहीं फंक्शन करती है मियरली एज अ डिप्लोमेटिक फोरम। कोई ग्लोबल पुलिसिंग के तहत काम करना चाहिए वो चीज नहीं कर पाती है। दूसरा, क्यों यूएन अभी भी इनफेक्टिव है? क्योंकि एक वीक अथॉरिटी है सेक्रेटरी जनरल का। कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी जनरल का रोल है ना, इट इज सिंपली रिड्यूस टू सिंबॉलिक एज वेल एज मोरल अथॉरिटी, है ना। यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल इनफेक्टिव हो चुका है, राइट। और वैसे तो अपील किया जा रहा है फॉर द पीस, बट वो भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है बाई नेशंस वेरियस, राइट। स्ट्रक्चरल फ्लॉज हम लोग को देखने को मिल रहा है यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में, क्योंकि जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें, यस देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन विच देयर इज यूनाइटेड स्टेट्स, देयर इज रशिया, देयर इज चाइना, फ्रांस एज वेल एज यूनाइटेड किंगडम्स। नाउ ध्यान देखिएगा, सिर्फ 5 ही मेंबर्स इसके नहीं है, 15 मेंबर्स है, बट 5 मेंबर्स जो है ना ये परमानेंट है, और 10 मेंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, राइट। सो अभी यहाँ पर बोला गया, आप देखिए इन मेंबर्स में भी इन्हीं 5 को इतना ज्यादा, हद से ज्यादा पावर मिला है ना। जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को शू करना चाहते हैं, राइट, वहां पे चाइना आ जाता है अपना वीटो पावर लेके। व्हाट इज दिस वीटो पावर, है ना। मतलब वीटो पावर क्या है? दैट टेक्निकली इनके पास एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी है, एक्स्ट्रा पावर है टू रेगुलेट द वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग ना। वही तो बोला जा रहा है दैट यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ देखने को हम लोग को मिल रहा है। देयर इज चेंजिंग ग्लोबल पावर फ्रॉम बाइपोलर टू ट्राइपोलर वर्ल्ड। जी हाँ, दुनिया में पहले क्या बोलते थे? यूएसए, यूएसएसआर, यूएसए, यूएसएसआर, बट आज का समय क्या है? यूएसए तो है ही, यूएसएसआर का लेगेसी किसने होल्ड कर लिया है? रशिया ने। और तीसरा जो ट्राइपोलर वर्ल्ड है उसमें आता है चाइना। सो दुनिया का डायनामिक्स चेंज हो रहा है। अब इनफैक्ट अगर मैं प्रेजेंटली अगर एनालाइज करूं ना, इसको ट्राइपोलर नहीं, इसको हम लोग को मल्टीपोलर बोलना चाहिए, राइट, बिकॉज देर आर डिफरेंट अदर पोल्स एज वेल विच आर इमर्जिंग। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। अफ्रीका एज अ होल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट। क्या अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन तो कहीं पे भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अच्छे से नहीं है उसका, है ना। तो वही बोला गया दैट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, वही बोला गया दैट देयर इज नीड फॉर यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म्स हम लोग को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में लाना पड़ेगा, राइट। देयर इज अ लिमिट और रेगुलेट वीटो, मतलब जो P5 मेंबर्स के वीटो पावर्स है उसको रेगुलेट करने पड़ेंगे, राइट। इंक्रीज करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन इन हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और कहीं ना कहीं जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, दैट इज जो पावरफुल कंट्रीज को इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, उसको हम लोग को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएंगे तो ही यूनाइटेड नेशंस को इफेक्टिव, रिलेवेंट और एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है जो क्या ग्लोबल पीस को मेंटेन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। I hope the things are very, very clear now. Now, on the basis of this is a MCQ which is being given. I'm expecting that you guys can easily solve this MCQ. Analytical MCQ है. Toothless tiger को बोला गया है that इनमें से कौन सा term best explains. ध्यान से दीजिएगा, questions पढ़िएगा ध्यान से, लेकिन right. So, anyways, I'll just hope that you'll answer this, and we'll be meeting after this thing. So, yeah. Next, rainwater harvesting and urban infrastructure. ये पता है किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? क्योंकि थ्रू आउट असम अलग अलग जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना ही चाहिए, बट डेवलपमेंट के आड़ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है ना। और वो प्रॉब्लम क्या है? वाटर लॉगिंग का। देखो, जैसे वेरी गुड एग्जांपल लिया गया दैट यस फ्लाईओवर्स तो बन जा रहा है, बट फ्लाईओवर में तो पानी स्टोर नहीं होगा ना, वो पानी अल्टीमेटली नीचे में ही तो गिरेगा। नीचे वाला जो रोड्स है ना, वहां पे वाटर लॉगिंग हो जा रहा है। वही बोला गया दैट इज वाटर एक्यूमुलेशन, जिसके कारण रोड्स एंड फुटपाथ डैमेज हो रहे हैं, और पेडेस्ट्रियंस जो क्या रास्ते से चलते हैं और व्हीकल्स जो क्या नीचे वाले रास्ते से चलते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो बोला गया फ्लाईओवर्स आर वेरी गुड बिकॉज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रैफिक कंजेशन, बट कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली, इंटेंशनली भी नहीं, अनइंटेंशनली वो फ्लडिंग कंडीशंस जो है असम में उसको पुअर कर रहा है। तो सवाल होता है, हम लोग इसको अलग अलग एंगल में डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? पहले तो देखो सिंपल, ये तो बच्चे वाला चीज़ है भाई। रेन वाटर देखो, अब क्या होता है ना, पानी जो गिरता है बारिश का पानी, वो इधर उधर गिर जाता है ना, बट ऐसा अगर कुछ हम लोग मैकेनिज्म क्रिएट कर दे जिससे उस पानी को हम लोग फिर से हार्वेस्ट कर सके, उस पानी को हम लोग फिर से धरती के भीतर घुसा सके, या फिर उस पानी से हम लोग कोई दूसरा चीज़ अगर यूटिलाइज कर सके, कितना अच्छा हुआ ना। दिस इज
रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट कलेक्शन, फिल्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, जिससे हम लोग इसको रीयूज कर सके ग्राउंड वाटर को. इसके की कंपोनेंट्स में आता है कैचमेंट एरिया को प्रॉपर्ली बनाना, कन्वेंस सिस्टम बनाना जिससे ये इस वाटर को कैसे मतलब स्टोर किया जा सके, फिल्ट्रेशन यूनिट बना बैठाना जिससे क्या इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सके, और स्टोरेज और रिचार्ज सिस्टम को बनाना जिसमें जैसे स्टोरेज टैंक्स, रिचार्ज पेट्स, जिससे क्या ग्राउंड वाटर को रिफिल किया जा सके या फिर रीयूज किया जा सके. ये सब हम लोग को करने की जरूरत है, राइट. यही तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना सिंपल सा बात है ना. ना इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इससे बहुत सारे मल्टीवैलिड इंपॉर्टेंस है. एक तो अर्बन फ्लडिंग को रिड्यूस करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज को इंश्योर करता है, क्योंकि वैसे ग्राउंड वाटर रीजन जहाँ पे एक्विफायर्स बहुत शैलो रीजन में, उसको रिचार्ज करने में ये पानी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. इसका सस्टेनेबल वाटर यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, दैट इज इसका पानी को हम लोग इरिगेशन के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए या फिर फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. तो अगर सोचो यही वाला पानी को हार्वेस्ट कर दिया जाए, कितना अच्छा है ना. ये पानी सड़क के ऊपर रहेगा क्या? नहीं ना. मतलब वो रोड्स क्या वाटर लॉन्गिंग होगी? नहीं ना. तो वही बोला गया, इसीलिए हम लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, राइट. सो व्हाट आर द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क? क्या ऐसे पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर? जी हाँ, बने हुए हैं. जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट पॉलिसीज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है इन द वाटर स्ट्रेस जोन इन द हाईवे पाथ्स, राइट. ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, ये मेरा पॉलिसी नहीं है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी डायरेक्टिव है. 2015 को उन्होंने डायरेक्टिव दिया था दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना, हम लोग को मेजर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करना ही पड़ेगा, जैसे फ्लाईओवर्स, जैसे ब्रिजेस. अदरवाइज नीचे वाले रीजन में पानी जमा हो जाएगा, राइट. तो सवाल होता है दैट ये आर्टिकल में क्या मतलब गुवाहाटी के साथ क्या इशू है? व्हाट इज द इशू इन द गुवाहाटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग? तो गुवाहाटी के केस की अगर बात करें, यस देयर इज लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन. कहीं ना कहीं फोकस है ऑन द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस जैसे ट्रैफिक रिडक्शन, और इग्नोर कर दिया जाता है फ्लड मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इस टाइप के इश्यूज को, राइट. एब्सेंस है आरडब्ल्यूएच सिस्टम. आरडब्ल्यूएच सिस्टम बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. अब देखिए ना कहाँ पर बना हुआ है बताइए. तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रहता तो ऑफकोर्स हम लोग पानी को कलेक्ट कर सकते थे, उसको रिचार्ज कर सकते थे. वो चीज़ नहीं हो पा रहा है ना. इससे इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी भी झलकता है. दैट इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो कर दिया जा रहा है, बट इन्वायरमेंटल रिटर्न्स पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा पुअर है. तो इसके बेसिस पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिलेटेड. 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, नीचे कौन सा सही है प्लीज़ इसको पढ़ के नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? विल बी श्योरली चेकिंग इट, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड. विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.